आने की शुरुआत में हम देखता है कि बहुत सारे लोग कहीं पर अटैक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन इनके सामने चेन पिंगन नाम का एक आदमी खड़ा था जो इनसे कहता है कि चेन पिंगन अभी भी यहाँ पर है और इसीलिए तुम अपना एक कदम भी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वे इस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तब इसे देख चेन पिंगन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड आ गए थे जो कि तुरंत यहाँ पर आ रहे सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसीलिए हम देखता है कि अब इनके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम चेन पिंगन को देखते हैं जो कि अभी एक गरीब और अनाथ लड़का है। फिर हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इसका पेरेंट्स की मौत हो गई थी, इसीलिए चेन पिंगन इनके सामने अगरबत्ती जला रहा था और हम देखता है कि वो इनके सामने प्रे करता है। लेकिन हम देखता है कि वो आज फिर से अपने पेरेंट्स को याद करके उदास हो गया था और इसीलिए वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि इसका पड़ोसी सियाओ यांग से पत्थर फेंक कर मारता है और कहता है कि अगले महीने मैं और जी कोई यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है कि रास्ते में केयरफुल रहना। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन अपना काम करने में बिजी हो जाता है, मगर अभी भी हम देखता है कि सियाओ यांग नहीं मानता और चेन पिंगन से कहता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर ना जाओ और तुम बिना किसी डर के चीजों को चुरा लो। मगर इसके बाद में हम देखता है कि चेन पिंगन इसके हरकतों के लिए कुछ भी नहीं कहता और वह ऐसे ही इसकी बातों को सुनने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ यांग आखिरकार परेशान हो जाता है और वो अपना कंकड़ फेंक कर यहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहता है कि गरीबों को केवल यही किस्मत है और वे हमेशा ही अमीरों के द्वारा बुली होते हैं। मगर तभी हम देखता है कि जी गुई यहाँ पर आती है और वो चेन पिंगन से कहती है कि क्या तुम इन कंकड़ को मुझे दे सकते हो क्योंकि मैं इन्हें काफी पसंद करती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन तुरंत इसके बाद मान गया था और वो इसके कहे हुए कंकड़ को उठाकर इसे दे देता है। मगर तभी हम देखता है कि चेन पिंगन का फ्रेंड हुकैन भी यहाँ पर आ गया था जो सियाओ यांग से कहने लगता है कि तुम्हारी मेड और चेन पिंगन एक साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें बोलकर वो इसके साथ में मजाक करने लगा था। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि सियाओ यांग को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती और कहता है कि मैंने भी चेन पिंगन को तुम्हारे मदर के साथ में आर्ग्यू करते हुए देखा था। तब इस पर हुकैन भी उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे अपने आंखों से देखा, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि तुम गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के एलिजिमेंट सन हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में भी क्लियर आइज है। जिसके बाद सियाओ यांग भी मजा लेते हुए कहता है कि बेटे आज शांत हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारा बाप तुम्हें अपने हाथों से नहीं पीटना चाहता। वहीं हम देखता है कि जी गुई ऐसे बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी हम देखता है कि हुकैन यहाँ पर भी आ जाता है जो कि फिर से इनके साथ मजाक करके बातें करने लगा था और इसीलिए जी गुई तुरंत यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखता है कि हुकैन फिर से जी गुई को आवाज लगाता है लेकिन वो इसके बातों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखता है कि हुकैन चेन पिंगन के घर में आ गया था जहाँ वो कहता है कि तुम्हें अपना फादर के जैसा बनना है और इसीलिए इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम करता हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे इसके दिए हुए लॉस को दिखाने लगता है और कहता है कि तुमने जो लॉस मुझे दिया था वो पहले से अब थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर वो चेन पिंगन से बताता है कि मेरी मदर ने बेकर बनाया है और इसीलिए वो तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। लेकिन इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आज रात में जल्दी से अपने बेड में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखता है कि बेचारे हुकैन का नाक बह रहा था और वो इसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है, मगर चेन पिंगन अभी भी मना करते हुए कहता है कि कल मुझे लेटर को डिलीवर करने के लिए जाना है और इसीलिए कल मैं इसमें लेट नहीं होना चाहता। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन हुकैन को खींच देता है जिससे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मैंने सुना कि हम यहाँ पर फॉरेनर की हेल्प करने के लिए हैं और वैसे भी ड्रैगन किलन तो क्लोज हो गया है। अब इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वे यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसके बाद वो कहने लगता है मेरी मदर ने कहा कि वे सभी गॉड हैं और इसीलिए हम चाहे तो उनसे बहुत सारा मनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चेन पिंगन इस पर कुछ भी नहीं कहता और वो इससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि हुकैन भी यहाँ से चला गया था और इसीलिए चेन पिंगन भी सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन हम देखता है कि टाउन के एंट्रेंस पर कई सारे लोग आए हुए थे जहाँ पर कि इनके सामने कोई स्पेल लगा हुआ था। अब इसीलिए हम देखता है कि वे अपना मर्जी से अंदर नहीं जाते और वहीं चेन पिंगन भी लेटर को लेने के लिए यहाँ पर आ गया था। तभी हम देखता है कि एक आदमी बाहर निकलता है जो कि सबसे पहले यहाँ पर आए हुए लोगों के ऊपर ध्यान देता है और इसीलिए वो इनके आने के लिए गेट को भी ओपन कर देता है। मगर इसके बाद में हम देखता है कि वो इसी तरह से इनको अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि तुम फॉरेनर फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए हो और इसीलिए हर फैमिली को एक बैग गोल्ड और कॉपर कॉइन देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे सभी इसके लिए मान गए थे और वो इससे गोल्ड कॉइन देकर यहाँ से जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो केवल इनके तरफ देखने लगता है। तभी हम देखता है कि एक लड़की इसका मजाक उड़ाती है जबकि एक जाइंट आदमी से घुरते हुए आगे जाता है। तभी वो आदमी इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा। तब इस पर चेन पिंगन कुछ नहीं बोलता जिस पर वो आदमी कहता है उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और अब ऐसे बातें करके
वो इसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे लेटर को डिलीवर करने का काम देता है और फिर कहता है कि वो लेडी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि उसने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, जिसके बाद वो आदमी उस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तभी चेन पिंगन कहता है कि तुमने हर लेटर के बदले 1 पेनी देने का वादा किया था और इसीलिए अभी भी 5 पेनी कम है। मगर हम देखता है कि वो आदमी इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसीलिए चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखता है कि एक ओल्ड मैन कहानी सुना रहा था और कहता है कि आज से 3000 साल पहले एक ग्रेट डिवाइन फिगर अपीयर हुई और सही रास्ते को पाने के बाद उसने अकेले स्वॉर्ड को उठा लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं कि वो आदमी ड्रैगन के साथ में डील नहीं कर सका। लेकिन 300 साल के बाद उससे जो भी ड्रैगन दिखता वो उससे मार देता। और अगर फाइनल वाले ड्रैगन बैटल के बारे में बात किया जाए तो सच में वो बहुत ही शॉकिंग है। फिर वो कहता है कि सभी माउंटेन भी उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं क्योंकि चियोंग काफी खतरनाक था। फिर वो कहता है कि रियल ड्रैगन का बॉडी स्ट्रेच हो सकता है और इसीलिए जब उड़ान भरता है तो सन और मून को भी कवर कर लेता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो स्वॉर्ड फेरी के सामने कुछ भी नहीं था और इसीलिए उनके बीच में काफी देर तक फाइट हुई, जहाँ पर कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड फेरी के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वो कहता है मुझे इस बात से नफरत है कि मेरा इतना सालों के बाद जन्म हुआ क्योंकि मैं अपने आंखों से इसे नहीं देख सका। मगर तभी गुकैन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें ड्रामा करना बंद करो और तुम ये बताओ कि रियल ड्रैगन आखिर में मरा कि नहीं मरा। तभी हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गए थे और इसीलिए वे पूछने लगता है कि हाँ बताओ कि उसके साथ में क्या हुआ। लेकिन हम देखता है कि ओल्ड मैन साफ तरीके से इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं बताता और फिर वो गुकैन के पास आकर उसका नाक पोछने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही वो ड्रैगन उसमें हार गया लेकिन उसने फिर से 5 एलिमेंट वाले ड्रैगन को जन्म दिया। फिर वो कहता है कि उसके बाद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जो कि प्रैक्टिशनर को ग्रेट पावर पर जाने के लिए हेल्प कर सकती हैं। फिर वो कहता है कि वे ग्रेट लक वाले लोगों को चूज करते हैं और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो रेयर अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में हो जिससे कि एक हिडन ड्रैगन के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर तुम इसे खोजने के तरीके के बारे में जानना चाहते हो तो इसके बारे में मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि सभी लोग तो उदास होकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वही गुकैन कहता है कि मैं अगले ब्रेकडाउन का इंतजार नहीं करना चाहता और इसीलिए तुम मुझे इसके बारे में अभी बताओ। तब इस पर ओल्ड मैन कहता है मैंने सुना कि यहाँ एक एंशिएंट वेल है और इसीलिए अगर तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम देखता है कि गुकैन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मेरे सवाल में बहुत ही मिस्ट्री है और इसीलिए अगर तुम मुझे उस एंशिएंट वेल के पास में लेकर चलोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि गुकैन भी अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि चेन पिंगन लेटर को डिलीवर करने के लिए निकल गया था, जहाँ पर वो एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि इसके साथ में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करता। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन एक बड़े से घर में जाने वाला था, इसीलिए पहले वो अपने कपड़े को साफ कर लेता है और फिर हम देखता है कि वो लेटर को देने के लिए जाता है। तब इसे देख के एक आदमी उसे नाश्ता कराने के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन केवल थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन एक ऐसा जगह पर जाने वाला था जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे थे। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन कुछ देर में यहाँ पर भी आ गया था, जो कि स्टडी करते हुए बच्चों को देखता रह जाता है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। वही हम देखता है कि वो मास्टर बच्चों को स्टडी कराने में बिजी था और इसीलिए चेन पिंगन इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन तभी हम देखता है कि उसकी नजर चेन पिंगन के ऊपर जाती है और इसीलिए चेन पिंगन इस बात से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। लेकिन वही हम देखता है कि वो मास्टर सबसे पहले स्टडी कराने पर ध्यान देता है और फिर वो चेन पिंगन से मिलने के लिए सामने आता है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन ने इसका लेटर दे दिया था और वो चेन पिंगन से कहता है कि अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन इसके बारे में सोचता रह जाता है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो मास्टर चेन पिंगन से कहता है कि जेंटलमैन धीरे धीरे वॉक करते हैं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लव बुक के बाहर है। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन इससे गुड बाय बोलता है और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखता है कि वो एक मार्केट वाले जगह से होकर गुजर रहा था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से वो कुछ भी नहीं खरीदता। लेकिन तभी हम देखता है कि उसे एक आदमी के पास में गोल्डन कार्प दिखाई देती है, इसीलिए इसे देख चेन पिंगन काफी एक्साइटेड हो गया था और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो। तब उस पर वो आदमी कहता है कि इसे तो मैं अपने पास में रखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि वो आदमी से रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन उस आदमी से इसका रेट जानने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि मेरे पास में तो केवल 5 सेंट है और इसीलिए क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो। तब हम देखता है कि वो आदमी इसके बारे में थोड़ा सोचने लगता है और फिर हम देखता है कि वो इसे चेन पिंगन को देने के लिए मान गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि 2 आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इसे 50 सेंट देते हुए कहता है कि तुम इसे हमें दे दो। जिसके बाद हम देखता है कि वो आदमी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए चेन पिंगन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो लड़का इसे भी कुछ वाइन देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे पढ़ने आए थे और इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे साथ में सेटल कर दिया। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन इनका पैसा वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि उसका साथ वाला ओल्ड मैन बहुत
बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा था। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम ग्रैंड प्रभु है और वो लड़का उससे कहता है कि ये कार तो सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। तब इस प्रभु कहता है अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर सही समय पर आ गए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये आने वाले समय में ड्रैगन में भी बदल सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम पिंडाओ नाम के फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो चेन पिंगन से कहता है कि तुमने गोल्डन कार्ड को मिस कर दिया और वो आने वाले समय में ड्रैगन में बदल सकता है। मगर हम देखता है कि चेन पिंगन अभी भी इसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए पिंडाओ इससे कहता है कि मैं र्यून भी लिख सकता हूँ और तुम्हारे एंसेस्टर्स से प्रे कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब पिंडाओ इसे डराने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक इविल स्पिरिट को देख सकता हूँ और इसीलिए अगर तुम इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेनी खर्च करना होगा और इसके लिए मुझे तुमसे केवल 5 सेंट चाहिए। तब इस पर चेन पिंगन कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ में केवल 5 सेंट है, लेकिन हम देखता है कि पिंडाओ इस पर ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद चेन पिंगन कहता है कि मैं तुम्हें 500 सेंट देने के लिए रेडी हूँ और इसीलिए तुम मेरे पेरेंट्स के लिए इसके ऊपर इस पे लिख दो। इसी के साथ वो कहता है कि मैं पहले से और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखवाना चाहता हूँ। तब इस पर पिंडाओ भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। इसके बाद हम देखता है कि वो 2 येलो पेपर लेता है और उसने इस पर स्पेल को लिखकर इसे दे दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि चेन पिंगन भी इस बात से खुश था और फिर वो यहाँ से जाने लगता है। वहीं उधर हम देखता है कि गुकन ओल्ड मैन को वेल के पास में लेकर आ गया था जहाँ पर कि ओल्ड मैन किसी चीज के बारे में सोचने लगा था। तभी गुकन कहता है कि तुम अपने बाउल के मिस्ट्री को मुझे दिखाओ क्योंकि तुमने ऐसा करने के लिए प्रॉमिस किया था। तब इस पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम इसके लिए जल्दीबाजी ना करो, मगर तभी इससे पता चलता है कि गुकन की बोन बहुत ही हैवी है और इसीलिए वो इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था। मगर तभी वो इसका पास वाले गोल्डन कार को देख लेता है और कहता है कि ये तो वाटर ड्रैगन है। फिर वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताओ कि ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया। मगर तभी हम देखता है कि गुकन इस बात से गुस्सा होने लगा था और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तब इसके ऐसे जज्बे को देख ओल्ड मैन उससे पूछता है कि तुमने किससे सीखा, जिस पर गुकन कहता है कि अपनी मदर से। तभी वो गुकन से कहता है कि तुमने अभी जिस चेन पिंगन के बारे में बात किया क्या ये गोल्डन कार्प उसी ने तुम्हें दिया है। तब यह सुनकर गुकन कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो और अगर तुमने इसे लेने का साहस किया तो मैं चेन पिंगन से इसके बारे में बोलकर पिटवा दूंगा। तभी हम देखता है कि ओल्ड मैन चेन पिंगन के बारे में कोई कैलकुलेशन करने लगता है और फिर वो गुकन से पूछता है कि तुम्हारा और उसके बीच में क्या रिलेशन है। तब इस पर गुकन कहता है कि हम एक ही अंडर बियर पहनकर बड़े हुए हैं और इसीलिए तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जिसके बाद हम देखता है कि ओल्ड मैन फिर से कोई कैलकुलेशन करने लगता है और तभी उसका हाथ वाले लाइन में कोई पावर जनरेट होती है। फिर वो गुकन से कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनी मेरे साथ में रहने की है और अब इसीलिए मैं तुम्हें बाउल केमिस्ट्री को दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि गुकन भी इसके बारे में देखने के लिए एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जैसे अपने बाउल से वाटर को गिराने लगता है तब हम देखता है कि वाटर धीरे धीरे काफी बढ़ जाती है जो कि अब पूरे टाउन में तबाही लेकर आ गई थी। अब इसीलिए हम देखता है कि गुकन काफी डर गया था और वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि गुकन मेरा चोजन डिसाइपल है, इसीलिए मैं अब उसका अच्छे के बारे में सोचने वाला हूँ और कोई भी इस चांस को लेने के लिए मुझे ब्लेम ना करना। वहीं हम देखता है कि कैसियान एक लड़के के साथ में होती है जहाँ वो कहने लगते हैं कि यंग मास्टर इसके तो 300 साल गुजर गए हैं और इसीलिए क्या हमें ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं। तब इस पर वो लड़का कैसियान से कहता है कि हम इसके सीक्रेट के बारे में रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए ये टाउन भले ही पुराना हो गया है लेकिन अभी भी यहाँ पर सेंट बैठे रहते हैं। फिर वो कहता है कि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम रूल को ब्रेक करने की कोशिश ना करना और किसी को भी हर्ट मत करना। तब हम देखता है कि कैसियान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी वो लड़का कहता है कि अगर हमें यहाँ पर कोई सरप्राइज मिल जाए तो तुम इसके लिए मुझे कैसे रिपे करोगी। तब इस पर कैसियान कहते हैं कि तुम जैसा चाहो मैं उसके लिए रेडी हूँ। तब इस पर वो लड़का कहता है कि बिजनेस तो बिजनेस होता है, इसीलिए मुझे इसके बदले तुम्हारे यूनसिया माउंटेन से यूनियन स्टोन चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर कैसियान भी इसके लिए मान गई थी और कहती है कि तुम सोंगजी सिंह को चूज करना जबकि मैं गुकन को चूज करूंगी। तब इसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी इनको चेन पिंगन यहाँ पर दिखाई देता है, इसीलिए वे दोनों इससे बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। मगर वही हम देखता है कि ओल्ड मैन इनके साथ में कोई गेम खेलना चाहता था और इसीलिए वो चेन पिंगन पर अपना कोई पावर यूज करने लगता है। तभी हम देखता है कि कैसियान जी बात करने के लिए इसका पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे गुकन और सोंगजी सिंह के बारे में जानना चाहती हूँ और इसीलिए क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। तब इस पर चेन पिंगन कहता है कि मैं अभी कुछ समय पहले ड्रैगन किंग का अप्रेंटिस था और मैं अभी अभी यहाँ पर आया हूँ और इसीलिए तुम चाहो तो किसी और के बारे में पूछ सकते हो। तभी हम देखता है कि वो लड़का इसे रिवॉर्ड देने की बात करने लगता है और कहता है कि तुम हमें केवल इसी 2 फैमिली के बारे में बता दो। लेकिन हम देखता है कि चेन पिंगन बिना कुछ बोले यहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखता है कि जूलियन और वो लड़का यहीं पर होते हैं और वो कहता है कि मैं ही सोंगजी सिंह हूँ और इसीलिए तुम बताओ कि मुझसे क्या काम है। तब इस पर वो कहता है कि हम गुकन को भी खोजना चाहते हैं और इसीलिए क्या तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो। तब इस पर जिसिन पूछता है कि इसका मेरा क्या फायदा होगा। जिसके बाद हम देखता है कि वो इसे कोई चीज देता है और वो चेन पिंगन से कुछ बोलकर जाने लगता है। तभी कैसियान जी कहते हैं
के साथ तुम इसका मतलब के बारे में नहीं समझ पाए होगे और इसका मतलब है कि तुमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन तभी हम लगता है कि काइसियांजी का पैर गंदगी के ऊपर आ गया था, इसीलिए वो चेन पिंगन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और हम लगता है कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने वाली थी, मगर इसके बाद भी हम लगता है कि उसने अपने आप को रोक लिया था और कहता है कि तुम सेंट के रूल को इग्नोर ना करो। तब हम लगता है कि काइसियांजी भी यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी हम लगता है कि ओल्ड मैन ने अपने पावर से चेन पिंगन को अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसीलिए हम देखता है कि चेन पिंगन ने काइसियांजी के कपड़े को पकड़ लिया था और कहता है कि तुम्हारे आईलैशेस काफी बड़े हैं। जिसके बाद हम लगता है कि काइसियांजी चेन पिंगन पर काफी गुस्सा हो गए थे, इसीलिए वो इस पर किसी की भी बात नहीं सुनती और हम लगता है कि उसने अपने पावर से चेन पिंगन पर अटैक कर दिया था। तब इसकी वजह से हम लगता है कि चेन पिंगन का इमोटिलिटी ब्रिज टूट गया था और इसीलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब इससे तक वो लड़का काइसियांजी पर गुस्सा होता है कि तुमने इसके इमोटिलिटी ब्रिज को काट दिया और इसीलिए ऐसा करके तुम्हें आकर सेंट को प्रोवोक कर रही हो और तुम्हारे साथ साथ मैं भी इसमें दोषी बनूंगा। लेकिन इस पर काइसियांजी कहती है कि इसे तो मैंने नहीं मारा और वैसे भी इसके पास में केवल 1.5 साल की जिंदगी बची हुई है। फिर वो कहती है कि ये तो मेरा है और इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। तभी हम देखता है कि वो लड़का जुलिन की तरफ देखने लगता है और इसीलिए वो इस बात से काफी डर जाती है। फिर वो जिसिन से कहता है कि आज का दिन अच्छा नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में ट्रेड करने के लिए कल आऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं, जबकि वही जिसिन भी चेन पिंगन के बारे में कुछ नहीं करता। तभी हम देखता है कि कुछ देर के बाद चेन पिंगन को होश आ जाता है और फिर उसके पास से एक पत्ती फ्लाई करते हुए चली जाती है। वही मास्टर अपने डिसाइपल से कह रहा था कि मैं अभी भी कई डेकेड तक सरवाइव कर सकता हूँ, लेकिन अचानक से मुझे पता चला कि इस सीन के पीछे कुछ लोग हैं और इसीलिए मैं वेट नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि वे मेरे होते हुए भी यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता और इसीलिए मैं इस पर तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं जाने वाला। फिर हम लगता है कि वो इसे अपने तरफ से कोई फेयरवेल गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम इस लोटस स्लिप को अपने पास में रखना। जिसके बाद हम देखता है कि डिसाइपल भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और मास्टर कहता है कि शायद आने वाला समय में हम फिर कभी जरूर मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि इनके सामने एक तलवारबाज लड़की खड़ी होती है, जिसे देखते ही डिसाइपल कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर तभी हम देखता है कि निंग नाम के इस लड़के को ऐसी चीजें पसंद नहीं होती। तभी मास्टर जमा से कहता है कि तुम चीजों को अपने घर ले जाने के बारे में सीखने वाले हो, लेकिन अगर तुम किसी को सीक्रेटली पसंद करते हो तो फिर उसे बुधा भी नहीं रोक सकते। फिर वो कहता है कि यह तो केवल एक कन्फेशन है और इसीलिए ना तुम कुछ बोलना, ना कुछ सुनना और ना अपनी जगह से हिलना। इसके अलावा वो इसे किसी गलत चीज के बारे में सोचने से भी मना करता है। वही हम देखता है कि निंग यहाँ से जाने लगी थी, जिससे तक जावा कहता है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है, लेकिन ऐसी बात सुनकर निंग काफी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही जावा को मारने के लिए आने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, इसीलिए निंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो मास्टर कहता है कि एक लाइन अपने पूरे ताकत का यूज करके रैबिट के साथ में फाइट कर रहा है और मैं मानता हूँ कि जावा ने तुम्हें ऑफेंड किया है, लेकिन फिर भी तुम इस छोटी सी गलती के लिए इसे नहीं मार सकती। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि निंग इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं इसके साथ में जो चाहे वो करूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो मास्टर को भी चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने तलवारबाजी का यूज करके मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हम देखता है कि मास्टर को टच कर पाना भी इसके बस की बात नहीं होती और इसीलिए वो इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। फिर वो कहता है कि यह तो मिलिट्री मार्शल आर्ट है और इसीलिए तुम केवल स्पीड से कुछ भी नहीं कर सकती। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर को इसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो निंग के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा रहा था और इसीलिए वो काफी कोशिश करने के बाद भी मास्टर का कुछ नहीं कर पा रही थी। तब इससे भी समझ सकता है कि मास्टर ने इस स्वॉर्ड को भी पकड़ लिया था, जहाँ पर कि निंग अपने तलवार को भी हिला नहीं पा रही थी। तभी अचानक समझ सकता है कि निंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का भी यूज करके अटैक करती है, लेकिन इस बार भी मास्टर ने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और इसीलिए निंग इस बार भी मास्टर का कुछ नहीं कर पाई होती। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो फिर से अपना और ज्यादा ताकत का यूज करने लगती है और इस तरह से वो फिर से मास्टर पर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग मास्टर का कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मास्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और इसीलिए निंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखता है कि मास्टर बिल्कुल इसके सामने आकर भी खड़ा हो जाता है, जिससे देखते ही निंग तुरंत वहाँ से दूर हट जाती है और वो फिर से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी हम देखता है कि निंग मास्टर का कुछ नहीं कर पाई होती, जबकि वो मास्टर बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उससे पूछता है कि तुम्हें यह तलवारबाजी किसने सिखाई। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग मास्टर के ऊपर अटैक करना चाहती थी, इसीलिए मास्टर भी अपने पावर का यूज करके उसे दूर कर देता है। फिर वो निंग से कहता है कि मार्शल आर्ट में स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए तुम केवल एक मोमेंट के लिए ब्रेव बनने की कोशिश ना करो। फिर वो मास्टर निंग से कहता है कि तुम्हें मेरी बात मानी है या नहीं मानी है तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर इसके स्वॉर्ड को लेकर देखने लगा था और कहता है कि तो ज्यादा से ज्यादा केवल 2 वर्ड को कैरी कर सकता है और अगर तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में बात
किया जाए तो इसके लिए 3 वर्ड अभी काफी हैं। फिर हम देखता है कि मास्टर जैसे इस पर टैप करता है तब इसके पावर यहाँ चारों तरफ फैलने लगती है। इसके बाद हम देखता है कि वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करता है और फिर उसे निंग को वापस कर देता है। लेकिन हम देखता है कि निंग अब इसे अपने पास में रखने के लिए रेडी नहीं होती, जिससे तक वो मास्टर उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तब इस पर निंग कहती है मैंने सुना है कि हर मिनट में सेंट रिप्लेस होते रहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम कोई सेंट हो। तब इस पर निंग पूछता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या छोड़ा है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इस तलवार को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। फिर वो निंग से कहता है कि ये तुम्हें डिफेंड कर सकता है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि निंग इसके बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखता है कि निंग वहाँ से जा रही थी जहाँ पर कि वो मास्टर के बारे में बात कर रही होती है और तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी अचानक से हम देखता है कि कोई स्वॉर्ड लेकर इसके तरफ आ रहा है, इसीलिए निंग भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो मास्टर का ही दिया हुआ स्वॉर्ड है और इसीलिए वो नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। वहीं उधर हम गामा और वू को देखते हैं जहाँ की गामा ने अपने हाथ में कोई ट्रेजर लिया हुआ था। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर इनके सामने निंग आ जाती है, इसीलिए वो तुरंत गामा के सामने खड़ा हो गया था ताकि वो इससे किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। तभी गामा वू से कहता है कि अभी भी ये काम बाकी है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश न करना। लेकिन वहीं हम देखता है कि निंग चुपचाप यहाँ से जाने लगती है, जबकि वो कहता है कि इसने कल्टीवेशन किया है और इसीलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। तभी अचानक से हम देखता है कि सामने से कोई खंजर गामा पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी वो ने इसे सही समय पर रोक लिया था और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि ये तो कोई और है जो कि गामा को मारना चाहता है, मगर तभी हम देखता है कि निंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसे मार देती है, जिससे तो गामा कहता है कि यहाँ की कल्टीवेशन तो इतनी दब गई है, लेकिन इसके बाद भी ये तो यहाँ पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज कर रही है। फिर हम देखता है कि वो निंग से बात करने की कोशिश करता है, मगर निंग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और इसीलिए उसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता। तभी वो कहता है कि शायद इसने जानबूझकर अपने साथी को मार दिया हो ताकि वो इस तरह से तुम्हारा ट्रस्ट जीत सके। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि गामा इसकी बात नहीं सुनता और वो निंग से माफी मांगने के लिए जाता है। फिर वो निंग से कहता है कि वो ने तुम्हें ऑफेंड किया है और इसीलिए मैं सॉरी कहने के लिए ये ट्रेजर तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन इसे देखते ही वो कहता है कि ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर है और इसीलिए आप तो ऐसा करके मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हम देखता है कि निंग को अभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता और इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। तभी गामा कहता है कि मैं तो सुई डायनेस्टी से हूँ और मैंने हमेशा केवल एम्पर के सामने सिर झुकाया है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वो निंग को इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसे देख निंग भी अपने पावर का यूज करने लगती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी थी। इसके अलावा हम देखता है कि वो ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। मगर अभी भी हम देखता है कि निंग इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर सबू का सामना करने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो अभी भी निंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी हम देखता है कि वो निंग पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इसीलिए निंग इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे मारने के लिए भी आने लगा था, लेकिन तभी हम देखता है कि उस फ्लाइंग शॉट की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी और इसीलिए वो तुरंत इवू के ऊपर अटैक कर देती है। अब इस बात का फायदा उठाकर हम देखता है कि निंग यहाँ से गायब हो गई थी, जबकि वही गामा वू के ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि उस लड़के को अभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है और क्या तुम फ्यूचर में मेरा शैडो असिस्टेंट बन सकते हो। तब हम देखता है कि उन्हें स्वॉर्ड को अपने अंदर से बहुत आसानी से निकाल दिया था और गामा से कहता है कि आपकी सेफ्टी सबसे जरूरी है। मगर अभी भी हम देखता है कि गामा इसके ऊपर काफी गुस्सा था और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं आने वाला समय में सुई डायनेस्टी का प्रिंस बनने वाला हूँ और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं सुई डायनेस्टी का प्रिंस हूँ। मगर अभी भी हम देखता है कि वो अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि हमारी फैमिली अभी भी वही बात कहेगी और हम गलती से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई सेंटिंग पर गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ में कम्पीट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखता है कि उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी और वो इसके लिए माफी मांगने लगता है। वही गामा कहता है अगर आप चाहते हैं तो हमें यहाँ से जा सकते हैं। तब इस पेशेंट कहता है कि अगर तुमने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं किया होता तो फिर यहाँ से जा पाना इतना आसान नहीं होता। वही हम देखता है कि चेनपिंगन अपने आप को किसी ब्रिज पर देखता है जहाँ पर कि वो ब्रिज अचानक से टूट जाती है और इसीलिए वो वहाँ से नीचे गिर गया था। तभी इसी बीच हम देखता है कि उसे अपने सामने कोई जाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पीछे जाना लगता है और हम देखता है कि वो अपने फादर के बारे में याद कर रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि उसका फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं, इसीलिए चेनपिंगन इस बात से काफी परेशान हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर उसे अपना बचपन दिखाई देने लगता है जहाँ पर कि हर कोई इसे बुली करता था। तभी इसी बीच हम देखता है कि उसे अपने मदर की भी याद आने लगती है और इसीलिए आखिरकार वो होश में आ गया था। तभी हम देखता है कि गूगन भागते हुए इसके पास आता है और वो इसे उस ओल्ड के बारे में बता रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि वो काफी डर गया था। जिसके बाद चेनपिंगन पूछता है कि तुम स्टोरी टेलर वाले ओल्ड मैन के बारे में
बात कर रहे हो। तब उस पर गूकन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। वहीं हम देखता है कि गूकन के घर ओल्डमैन और काइसियांजी दोनों आए हुए थे, जहाँ ओल्डमैन काइसियांजी से कहता है कि मैंने गूकन को अपना डिसाइपल बनाने का डिसाइड कर लिया है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो तुम इसे ले सकती हो, नहीं तो फिर यहाँ से जा सकती हो। लेकिन हम देखता है कि काइसियांजी इतना आसानी से इसकी बात मानने वाली नहीं होती, इसीलिए ओल्डमैन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जहाँ हम देखता है कि काइसियांजी एक अलग जगह पर चली गई थी और वहाँ चारों तरफ से स्नेक के जैसे क्रिएचर इस पर अटैक करने लगते हैं। तब इससे देख काइसियांजी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने पावर का यूज करके इनसे अपने आप को बचाने लगी थी, मगर फिर भी हम देखता है कि वो इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी। अब देखते ही देखते काइसियांजी को बहुत सारे स्नेक ने जकड़ लिया था और वो इनसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, मगर तभी हम देखता है कि यह तो केवल अभी इसका इल्यूजन होता है और अब इसीलिए वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी। मगर तभी हम देखता है कि गूकन चेनपिंगन को लेकर यहाँ पर आ गया था और ओल्डमैन को देखते ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तब इससे देख इसकी मदद उसे उसके सामने जाने के लिए कहती है, लेकिन इस पर गूकन कहता है कि मैं उसका डिसाइपल नहीं बनना चाहता। वहीं चेनपिंगन कहता है कि अगर तुम उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम उससे राजी होना चाहिए। लेकिन हम देखता है कि गूकन की मदद इसे ओल्डमैन के साथ में भेजने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि वो चाहती है कि वो इसके अंडर में अच्छे से प्रैक्टिस करे, जो कि आने वाले समय में गूकन के लिए ही अच्छा होगा। अब इसीलिए हम देखता है कि चेनपिंगन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो गूकन को भी इसके लिए समझाना लगता है, जिसके बाद हम देखता है कि गूकन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और फिर चेनपिंगन यहाँ से चला जाता है। तभी ओल्डमैन फिर से गूकन से अपने बाउल के अंदर देखने के लिए कहता है और हम देखता है कि इसने इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर दिया था। तब इससे देखते हुए कहता है कि ये तो चेनपिंगन का दिया हुआ कार्प है, लेकिन तभी हम देखता है कि उसकी मदर इसके लिए उसे पीट देती है, मगर इसके बाद हमें लगता है कि गूकन मानने वाला नहीं होता और वो फिर से कार्प को लेने के लिए जाना लगता है। मगर तभी हम देखता है कि ओल्डमैन ने इसे अपने बाउल के अंदर खींच लिया था और कहता है कि तुम इसे शांत रहने दो। अब इसीलिए हम देखता है कि इनमें से कोई भी पावर गूकन पर अटैक नहीं करती, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो काफी डर गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखता है कि वो गूकन की मदद से चेनपिंगन का बर्थडे पूछता है, जिस पर वो इसे 5 मई बताती है। तब इसकी कैलकुलेशन करके वो कहता है कि इसके फादर ने एक बहुत बड़े रूल को तोड़ दिया है और इसीलिए इसकी मौत इतनी आसान नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने दूसरे से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को चुरा लिया है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि गूकन की मदर को इसके बारे में कोई रिग्रेट नहीं होता और कहते हैं कि अगर चेनपिंगन की मदर भी होती तो यही करती। लेकिन इस पर ओल्डमैन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, जबकि गूकन और चेनपिंगन के बीच की किस्मत पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने किसी पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था।